तो लास्ट क्लास में मैंने आपको दिखाया होगा कि व्हाट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर मैंने आपसे बताया होगा व्हाट इज द क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। उसके बाद जब मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया होगा तो मैंने ये भी आपसे बताया होगा कि किस प्रकार से मॉडर्न कॉन्सेप्ट में आपको विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग किस तरह से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन निकालते हैं किसी चीज़ का। एंड देन लास्टली हमने ये भी सीखा होगा कि किस प्रकार से आप रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को निकालते हैं। आज की क्लास का हेडिंग डालिए ऑक्सीडेशन नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है क्योंकि हमें बैलेंसिंग करने में ऑक्सीडेशन नंबर का बहुत बड़ा योगदान होता है। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना मैंने आपसे केमिकल बॉन्डिंग में भी सिखाया होगा, पर यहां पर जो ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग सीखने वाले हैं ना, उसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये भी है कि कुछ ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। जैसे आयनिक कंपाउंड में तो बहुत आसान है निकालना, पर जब हम कोवेलेंट कंपाउंड की बात करते हैं तो वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर या फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो पहले हम लोग सिंपल ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे और जब वो सीख लेंगे तो फिर फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं उसको भी देखेंगे। तो लिखना स्टार्ट करिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर is found unable to explain the redox changes, to explain the redox changes, to explain the redox changes or electron shift in case of covalent compounds। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जितनी आसानी से हमें आयनिक कंपाउंड्स में दिखता है उतनी आसानी से हमें कोवेलेंट कंपाउंड में नहीं दिखाई देता है। इसलिए एक नया कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर हमें इन्वेंट करना पड़ा, या जो साइंटिस्ट है उन लोगों को इन्वेंट करना पड़ा। टू एक्सप्लेन द चेंज, फुल स्टॉप देके लिखिए, to explain the change, a new concept called oxidation number, to explain the change, a new concept of oxidation number was introduced, full stop, paragraph change। Oxidation number is defined as, full stop, paragraph change, oxidation number is defined as the charge that an atom of an element has. Oxidation number is defined as the charge that an atom of an element has in its ion. The charge that an atom of an element has in its ion or appears to have when present in combined state, the charge that an atom of an element has in its ion or appears to have when present in combined state with other atoms, full stop। और डाल के इसका एक और परिभाषा लिखिए। It is also defined as the charge that an atom appears to have in a compound, the charge that an atom appears to have in a compound when all other atoms are removed as ions from the compound। The charge that an atom appears to have in a compound when all other atoms are removed as ions from the compound। सपोज करिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं KMnO4। सपोज ये कोई एग्जाम्पल है, तो कह रहा है कि सपोज ये सेंट्रल एटम Mn है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी है। सपोज करिए मैं इसे थोड़ी देर के लिए क्या मान लेता हूं, X मान लेता हूं। दो चार्ज ये Mn पोजेस करेगा जब आप ये K और ऑक्सीजन को यहां से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। दैट इज ओनली नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। तो पोटेशियम चूंकि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है तो इसका चार्ज हमें ऑलरेडी क्या होता है, पता होता है, प्लस X प्लस ऑक्सीजन, ये 4 ऑक्सीजन है
और एक ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, -2 के बराबर होता है। ओवरऑल चूंकि एक न्यूट्रल कंपाउंड है तो ये 0 हो गया। 1 + x - 8 = 0, x - 7 = 0 एंड x = क्या निकल के आ गया, 7 निकल के आ गया। तो 7 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन दिस केस, बिकॉज इन सारे जो अटैच्ड एलिमेंट थे इनके हट जाने के बाद जो उस पर्टिकुलर मेटल के ऊपर चार्ज रह जाता है दैट इज ओनली नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। तो एक छोटा सा एग्जांपल उसके नीचे लिखे। तो आयनिक कंपाउंड्स में तो काफी सरल होता है इसको निकालना, पर कोवेलेंट कंपाउंड्स में थोड़ा सा बुद्धि लगा के हमें इसे निकालना पड़ता है। तो उसके नीचे लिखें, while removing the atom as ions from the compound, while removing the atoms as ion from the compound, the following two basic rules are used to count the number of electron on the atom. The following two basic rules are used to count the number of electron on an atom. क्या बेसिक रूल है? पहला रूल, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं। जैसी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो गई, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड की बात हो रही है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ प्रेजेंट बिटवीन टू लाइक एटम्स, shared pair of electron if present between two like atoms. like atom का क्या तात्पर्य है? like atom का तात्पर्य है सपोज H और H के बीच में अगर कोवेलेंट बॉन्ड है, Cl और Cl के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। इस परिस्थिति में जहां पर जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड है वो लाइक एटम्स के बीच में है, तो ये जो बॉन्ड टूटता है ये नॉन पोलर होता है। ये कैसा होता है? नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर का तात्पर्य किसी एक के ऊपर कोई एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज हो ऐसा जरूरी नहीं है, दोनों पर बराबर चार्ज दिया जाता है। तो लिखें आगे, इफ प्रेजेंट बिटवीन टू लाइक एटम्स इज डिवाइडेड इक्वली between the sharing atoms, divided equally between the sharing atoms. In such a condition, oxidation state of each atom is zero. Oxidation state of each atom is zero. तो उस केस में सबका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? जीरो होता है। is divided equally between sharing atom, full stop. In such a condition, oxidation state of each atom is zero. कहने का तात्पर्य ये है कि अगर इस तरह से दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो इस तरह से जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करेंगे तो इसका भी जीरो होगा, इसका भी जीरो होगा, इसका भी जीरो होगा, इसका भी जीरो होगा, इसका भी जीरो होगा और इसका भी जीरो होगा। लेकिन शेयरिंग तो दो प्रकार से होती है। एक होती है जहां पर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है यानी नॉन पोलर कंपाउंड है, पर कई बार क्या होता है पोलर कंपाउंड भी होता है। जैसे आपने देखा होगा HCl एक पोलर कंपाउंड है, HBr एक पोलर कंपाउंड है, NH3 एक पोलर कंपाउंड है, CH4 एक पोलर कंपाउंड है। अब इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं जहां पर दो एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वहां पर चार्जेस फिर दूसरे तरीके से देखा जाता है डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो लिखें पॉइंट नंबर 2, इफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज प्रेजेंट बिटवीन टू अनलाइक एटम्स, इफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट बिटवीन टू अनलाइक एटम्स, they are counted with more electronegative atom, they are counted with more electronegative atom having -1 charge and electropositive atom having +1 charge. Electronegative element having -1 charge and electropositive element having +1 charge. इसके ऊपर -1 चार्ज आएगा बिकॉज दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड दिस इज
लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके ऊपर +1, इसके ऊपर -1। इसकी बात करें तो यहाँ पर +1 +1 +1, तो इसके ऊपर -3। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो कार्बन और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हाइड्रोजन की कम होती है, यानी ये +1 होगा, ये +1 होगा, ये +1 होगा, ये +1 होगा और ये -4। इस प्रकार से आप इस तरह के कंपाउंड्स में जो कोवेलेंट नेचर का होता है उसका आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं कि जब आप इस चारों हाइड्रोजन को निकाल दीजिएगा तो इसके ऊपर किस तरह का चार्ज आपको देखने को मिलेगा। देयरफॉर, इन एग्जांपल्स को लिख लेने के बाद लिखें देयरफॉर, एक और परिभाषा ऑक्सीडेशन नंबर की या ऑक्सीडेशन स्टेट की, the oxidation state of that atom in a compound, the oxidation state of that atom in a compound is ascertained या is assigned according to a set of rules, formulated on the basis that electron pair of a covalent bond, formulated on the basis that electron pair of a covalent bond belongs entirely with more electronegative element, तो मान्यता क्या है? मान्यता यह है कि जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये हमारा अजम्पशन होता है कि ये दोनों शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास रहते हैं? उसी के पास रहते हैं। और अगर उसके पास रहेंगे तब ना इसके ऊपर -1 और इसके ऊपर +1 चार्ज आएगा। हेडिंग डालें रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर, हेडिंग डालें रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के कुछ नियम है जो ऑलरेडी आपको पता भी है। क्या क्या नियम है? 4-5 रूल हैं, उसको हम लोग जल्दी से लिख लेते हैं। राइट, पहला, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन इट्स फ्री और एलिमेंट्री स्टेट, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन इट्स फ्री और एलिमेंट्री स्टेट और any of its allotropes is 0. The oxidation number, ये रूल नंबर पहला है, the oxidation number of an atom in its free or elementary state or in any of its allotropes is 0. Suppose सोडियम, कहीं पे सिर्फ सोडियम ही लिखा हुआ है तो ये इसका फ्री फॉर्म है, एलिमेंटल फॉर्म है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 0। कहीं H2 लिखा हुआ है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 0। कहीं Cl2 लिखा है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 0। ये फ्री फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए इन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 0 होगा। और 0 होने का लॉजिक क्या है वो ऑलरेडी हम लोगों ने देख रखा है। कोई भी एलिमेंट लिखा है, जैसे पोटेशियम ही कहीं लिख दिया है, दिस इज ऑल्सो पोटेशियम, अगर एलिमेंटल फॉर्म में तो इसका भी क्या होगा? 0 होगा। या फिर कार्बन एंड इट्स एलोट्रोप्स, कार्बन लिखा हो, ग्रेफाइट लिखा हो, डायमंड लिखा हो, सल्फर का S8 लिखा हो, फास्फोरस का P4 लिखा हो, ये सब का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 0 होगा। तो ये सारे एग्जांपल आप उसके नीचे लिख लें कि इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? 0 होता है। अच्छा, ओजोन अगर लिखा होगा तो O3, उसका भी 0 होगा। ठीक है, एलिमेंटल फॉर्म में जो भी लिखा होगा उसका क्या होगा? 0 होगा। नेक्स्ट, in case of iron having only one kind of atom, in case of iron having only one kind of atom, the oxidation number of each atom, the oxidation number of each atom is equal to, in case of iron having only one kind of atom, the oxidation number of each atom is equal to charge present on the ion. चार्ज प्रेजेंट ऑन द आयन जो होता है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। जैसे
कुछ एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं उसके नीचे भी। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, ये सारा लिख लिया ना आप लोगों ने। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, अगर कहीं पर पोटेशियम लिखा हुआ है तो पोटेशियम का क्या होगा, अगर K प्लस लिखा है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +1। कहीं अगर सोडियम प्लस लिखा है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +1। कहीं अगर कैल्शियम 2 प्लस लिखा है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +2। कहीं अगर एल्युमिनियम 3 प्लस लिखा है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +3। कहीं क्लोरीन माइनस लिखा है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -1। अगर कोई भी एलिमेंट लिखा हुआ है विथ चार्ज, तो जो उसका चार्ज है वही उसके ऊपर क्या होगा, वही उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। इस प्रकार से तमाम एग्जाम्पल आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं कि कोई भी आयनिक फॉर्म में अगर प्रेजेंट होता है तो जो चार्ज वो पोजेस करता है वही उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है। पॉइंट नंबर 3, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल, अल्कली मेटल मतलब फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, अल्कली मेटल का फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट in all of their compound is always +1, is always +1। तो हाइड्रोजन अगर +1 स्टेट में है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे के क्या होते हैं, +1 स्टेट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट उसी में लिखें आगे, सिमिलरली इन केस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, सिमिलरली इन केस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, इन केस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इट इज ऑलवेज +2, इट इज ऑलवेज +2। अल्कलाइन अर्थ मेटल 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस, ये सारे 2 प्लस में होते हैं। इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 प्लस होता है। डन। रूल नंबर 4, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, oxidation state of oxygen in most of its compound is -2, in most of its compound is -2। ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादातर अपने कंपाउंड में वो किस स्टेट में होता है, -2 स्टेट में होता है। बट if it is peroxide, if it is peroxide, then the oxidation state is -1, and if it is superoxide then the oxidation state is -half। if it is peroxide HOOH, तो इस हालात में इसके ऊपर +1, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर -1 और इसके ऊपर +1, तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा स्टेट है, -1 का स्टेट है। और एक और एग्जांपल है जैसे KO2, तो K के ऊपर +1 चार्ज, तो O2 के ऊपर -1 चार्ज, तो O2 के ऊपर अगर -1 है तो ऑक्सीजन एक के ऊपर कितना होगा, -half, और दूसरे के ऊपर कितना होगा, -half। तो इस प्रकार से ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है, दिस इज पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड जहां कहीं भी फॉर्म होगा वहां पर ऑक्सीजन का स्टेट होता है -half। पेरोक्साइड कहीं पर अगर फॉर्म होता है वहां पे ऑक्सीजन का स्टेट होता है -1। तो ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान रखना चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पेरोक्साइड इज, पेरोक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -1 एंड सुपर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -half होता है। तो ध्यान रखिएगा जब कभी भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हो तो पेरोक्साइड लिंकेज, इसलिए केमिकल बॉन्डिंग में आपको सिखाया होगा कि पेरोक्साइड लिंकेज कहां प्रेजेंट होता है और कहां प्रेजेंट नहीं होता है। अगर उस कंपाउंड में अगर आपको उसका सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो फिर वहां पे ध्यान रखना होगा कि ऑक्सीजन के लिए -2 नहीं ले सकते, ऑक्सीजन के लिए क्या लेना होगा, -1 लेना होगा। पेरोक्साइड लिंकेज अगर वहां प्रेजेंट है तो वहां क्या लेना होगा, -1 लेना होगा। नेक्स्ट रूल नंबर 5, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज टेकन एज +1। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन
is always taken as +1 except in case of metallic hydride, except in case of metallic hydride, NaHCa H2, इस तरह के केसेस में इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है, H-1 होता है। वेयरएज इसके अलावा सारे जगहों पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +1 ही होता है। याद रखिएगा, मेटालिक हाइड्राइड्स के केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आप क्या लेंगे, -1 लेंगे। अगला नियम, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन in all its compound is found to be -1. The oxidation state of fluorine in all its compound is found to be -1. Other halogens, full stop, other halogens कौन कौन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, अदर हेलोजेंस chlorine, bromine and iodine also exhibit -1 oxidation state, but it is not always true, but it is not always true, सदैव सही नहीं है। कई ऐसे एग्जाम्पल है जहां पर जरूरी नहीं है कि आपका आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो। अब आपको याद होगा, आपके कंपाउंड देखा होगा IF6, अब IF6 अगर आप कंपाउंड देख रहे हैं तो F का क्या होता है, -1, तो X इसका कितना होगा, -6 इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू क्या आ गया, +6। उस हिसाब से तो आयोडीन का होना चाहिए था -1, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो +6 भी आ रहा है। तो इसका मतलब एक्सेप्ट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का -1 होता है। जैसे हाइड्रोजन के साथ लगा था तो -1 था, लेकिन जरूरी नहीं कि ऑलवेज -1 हो, वो कई बार और भी कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। रूल नंबर 7, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर of all the atoms present in a compound, oxidation, the algebraic sum of oxidation number in all the atoms present in a compound must be equal to 0. अगर कोई न्यूट्रल कंपाउंड है, जैसा मैंने एक एग्जांपल आपको KMnO4 का दिया था, तो उस केस में, या मैं एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे K2Cr2O7 दे देता हूं। तो अब देखिए K2Cr2O7 अगर ऐसा कुछ एक एग्जांपल है, तो इसको अगर मैं x मानता हूं तो इसका जो समेशन है वो क्या लिखा था, 0 के बराबर। कैसे, 2 इंटू +1 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। अब ये इज इक्वल टू 0 आपने क्यों लिखा, चूंकि हमारा जो गिवन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल या कंपाउंड है वो न्यूट्रल है तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, तो हमने 0 कर दिया। अब इसको निकालेंगे तो 2 इंटू 2x -14 इज इक्वल टू 0। यहां से आप सॉल्व कीजिएगा, 2x -12 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू 12/2 दैट इज इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 6 आ गया। ऐसे भी मेटल है तो मेटल का +6 आना भी चाहिए था। गॉट इट। तो इस केस में आपने इसको इज इक्वल टू 0 क्यों किया, क्योंकि ये न्यूट्रल एटम था। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, ये इसके नीचे ये एग्जांपल आप जरूर लिख लीजिएगा ताकि आपको ध्यान रहे कि हम क्यों 0 करते हैं। रूल नंबर 8 जो कि आखिरी नियम है, उसके अंदर बताता है कि अगर ये न्यूट्रल नहीं है, सपोज ये पॉजिटिवली चार्ज है या फिर नेगेटिवली चार्ज है, तो उस केस में फिर आप कैसे निकालेंगे। तो लिखें, इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन, in case of polyatomic ion, the algebraic sum of
the algebraic sum of oxidation number of all the atoms present in the ion, the algebraic sum of all the atoms present in an ion must be equal to the charge on the ion. The algebraic sum of oxidation number of all the atoms present in the ion must be equal to the charge on the ion. सपोज करिए एक एग्जाम्पल दिया गया CO3 2 माइनस, सपोज करिए एक एग्जाम्पल दिया गया है CO3 2 माइनस, एक एग्जाम्पल है। अब CO3 2 माइनस में आपको अगर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो यहां लिखा है CO3 2 माइनस, ये न्यूट्रल नहीं है, ये चार्ज पार्टिकल है। X तो आपने लिखा X प्लस 3 इंटू माइनस 2, और ये किसके बराबर हो गया, जो चार्ज था उसके बराबर हो गया। अब जैसे ये चार्ज के बराबर होता है x माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 6, x इज इक्वल टू प्लस 4, तो x का क्या स्टेट आ गया, प्लस 4 स्टेट आया। तो जो चार्ज था उसको आपने कहां लिख दिया, इस तरफ लिख दिया। होप कि ये जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया आपको वो समझ में आ गया। डन। कुछ एग्जाम्पल आप लिखें जिसका ऑक्सीडेशन नंबर आप खुद से मुझे करके दिखाएंगे। NaH2PO4, NaH2PO4, इसमें आपको P का निकालना है, फास्फोरस का। NaH2PO4 में P का निकालना है। नेक्स्ट NaHSO4, NaH2PO4 में P का निकालना है। नेक्स्ट NaHSO4, NaHSO4 में सल्फर का निकालना है। नेक्स्ट NaBH4, NaBH4 में B का निकालना है। और एक और लास्ट H2S2O7, H2S2O7 में आपको S का निकालना है। चलिए सॉल्व कीजिए। चारों एग्जाम्पल को सॉल्व करके मुझे बताइए कि क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है। NaH2PO4, पहला वाले का 5, हाँ करेक्ट। देखना होगा, मुझे पता नहीं, निकालना पड़ेगा। सबका आ रहा है, अगर सबका एक ही आंसर आ जाएगा तो फिर निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबका सेम आंसर आ रहा है, क्या करना है, इसको x मान लीजिए, टेक दिस एज x, एक बार x ले लिया तो हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, नंबर 1 +1 प्लस 2 इंटू +1 प्लस x प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। यह आ गया 1 प्लस 2 प्लस x -8 इज इक्वल टू 0, 3x, x -5 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 5। तो फर्स्ट का आंसर x इज इक्वल टू 5 है। सिमिलरली सेकेंड का आंसर देखते हैं। ये सेकेंड है, इसको भी क्या लिखेंगे, +1 प्लस हाइड्रोजन का भी 1 इंटू +1 प्लस x, इसको आपको क्या मानना है, x मानना है, प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, 1 प्लस 1 प्लस x -8 इज इक्वल टू 0, x -6 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 6। सेकेंड का भी आ गया। कमिंग टू द थर्ड वन, Na1 प्लस x प्लस, अब ये H का ऑक्सीडेशन स्टेट आप क्या मानेंगे, +1 मानेंगे, -1 मानेंगे, ये -1 होगा। 4 इंटू -1 इज इक्वल टू 0, 1 प्लस x -4 इज इक्वल टू 0, x -3 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3। और x को 3 आना भी चाहिए था, क्यों, क्योंकि बोरोन है एल्युमिनियम के ठीक ऊपर, बोरोन, एल्युमिनियम, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, तो बोरोन +3 स्टेट में होना भी चाहिए। दिस द लास्ट वन क्या रहा है इसका, 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू x प्लस 7 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, 2 प्लस 2x -14 इज इक्वल टू
0, 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6। तो ये x इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, 6 आ गया। तो इस प्रकार से आप किसी भी कंपाउंड का जो भी दिया गया है उसका आप ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। डन। हेडिंग डालें फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, हेडिंग डालें फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। व्हाइल कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर इन सर्टेन कंपाउंड्स, ये किसको डाउट है तो पूछिए, ये क्लियर है ना सबका? अरे और हमने और केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में भी बहुत सारा ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला हुआ है, तो ये कोई नई बात नहीं है। चार्ज आयन का एक भी नहीं निकलवाया, चाहते हैं क्या चार्ज आयन का भी निकाल लेंगे ना, बस वो सेम -1 के बराबर कर दें, जैसे -2 है -2 के बराबर कर दें, -3 होगा तो -3 के बराबर। लेकिन व्हाइल कैलकुलेटिंग द ऑक्सीडेशन नंबर इन सर्टेन कंपाउंड्स, while calculating the oxidation number in certain compounds, it is found that the oxidation number of particular element in its, the oxidation number of a particular element is in fraction, तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स थे जिसका ऑक्सीडेशन नंबर जब आप कैलकुलेट कर रहे थे तो आंसर आया फ्रैक्शन में। अब मेरे मन में एक संदेह जागना चाहिए, सर इलेक्ट्रॉन तो कभी फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि आप ही ने पढ़ाया था क्लास 10th में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, चार्ज कभी भी 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, कभी 1.1 या 2.7 या 3.6 जैसा नहीं हो सकता। तो फिर आप फ्रैक्शन अगर बोल रहे हैं तब तो चार्ज पॉइंट में आ गया, चार्ज पॉइंट में तो हो नहीं सकता। तो या तो भाई आप ऑक्सीडेशन नंबर जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो गलत है, और नहीं तो जो हमने थ्योरी पढ़ा था कि नहीं ट्रांसफर जो है हमेशा होल नंबर रेशियो में होता है या होल नंबर में ही ट्रांसफर होता है, वो गलत है। अब दोनों में से कोई एक ही चीज सही हो सकती है, एक ही चीज गलत हो सकती है। वो लिखे बट द फैक्ट दैट इलेक्ट्रॉन्स आर नेवर ट्रांसफर्ड और शेयर्ड इन फ्रैक्शन, the electrons are never shared or transferred in fractions। तो ये तो कतई संभव नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर हो रहे हैं वो फ्रैक्शन में शेयर हो। तो क्या इसके पीछे लॉजिक दिया गया वो लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। द फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर इज इंडीड द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, द फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर इज इंडीड द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट। The fractional oxidation number is indeed the average oxidation number of an element under consideration as the element in that compound or ion. The fractional oxidation number is indeed the average oxidation state of the element under consideration as the element in that compound or ion, is present in more than one whole number oxidation state, is present in one whole number oxidation state। क्या तात्पर्य है इसका भी मैं समझाता हूं, पहले आप लिख लें पूरा ताकि इसका मतलब आपको समझ में आना जरूरी है। इन इट्स स्टेट एंड इट इज जनरली रिवील्ड बाय इट्स स्ट्रक्चर। आप ये जो कॉन्सेप्ट है इसको कैसे बता सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। एक एग्जाम्पल लिखिए और कोशिश करिए जरा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का। एग्जाम्पल है C3O2, निकालिए जरा क्या आंसर आ रहा है C3O2 का, क्या आंसर आ रहा है C3O2 का?
आ रहा है क्या 4/3? तो 4/3 आने का क्या मतलब है? ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। अब ये कैसे निकला होगा ये हमें सोचना पड़ेगा कि भाई ये कैसे आया, ये किस प्रकार से ऐसा निकल कर आया। अब देखिए, उसको समझने के लिए आपने ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकाल लिया। क्या निकाला? C3O2 है ना, C3O2 का आपने ऐसे निकाला, इसको लिख लिया होगा x, तो आपने लिखा होगा 3x प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 4/3। लेकिन जैसे ही x 4/3 आया, आपके मन में संदेह आएगा, सर इलेक्ट्रॉन्स तो 4/3 ट्रांसफर नहीं हो सकते, तो ये कैसे 4/3 आ रहा है? तो हम लोग इसको स्ट्रक्चर से समझते हैं। स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, ध्यान से देखिए। ऑक्सीजन, कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, फिर होता है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब इसके ऊपर -2 चार्ज, तो करस्पॉन्डिंगली इसके ऊपर +2, इसके ऊपर -2 चार्ज, तो इसके ऊपर +2, और ये सेंटर में इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? 0। अब तीनों कार्बन के चार्जेस को आप देखिए, तो पहला कार्बन का +2, दूसरे कार्बन का 0, तीसरे कार्बन का +2। कितने कार्बन है? 3 कार्बन, जोड़िए 4/3। तो ये क्या है? दिस इज एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर। दिस इज द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। 3 कार्बन के ऊपर जो नेट चार्ज आया उसको हमने 3 से डिवाइड किया, तो दिस इज ओनली कॉल्ड एज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? स्ट्रक्चर का पता होना। और स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा रखा है, इसलिए इसके लिए मुझे कोई टेंशन नहीं है कि आप नहीं बना पाएंगे, आप बड़ी आसानी से ये सारा कुछ कर लेंगे। गॉट इट? और ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ, ये मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखा है। समझाया था क्या? लिखाया था ना? चलिए, तो इस प्रकार से ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। उसके नीचे हेडिंग डालें, लिमिटेशंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। लिमिटेशंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। कहां कहां ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता है? पहला पॉइंट, मेनी अ टाइम्स द रिजल्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, many a times the result of concept of oxidation state does not resemble with the obtained, does not resemble with that obtained from classical approach, does not resemble with that obtained from classical approach। कुछ एक एग्जाम्पल ऐसा आ गया जहां पे क्लासिकल अप्रोच कुछ और आंसर दे रहा है और ऑक्सीडेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ और आंसर दे रहा है। क्या वो एग्जाम्पल है उसको जरा देखिए। राइट, SiCl4 प्लस LiAlH4, SiCl4 प्लस LiAlH4 gives क्या देते हैं? SiH4 प्लस LiCl प्लस AlCl3। SiCl4 प्लस LiAlH4 gives SiH4 प्लस LiCl प्लस AlCl3। यहां पर कुछ इशू डेवलप हुआ है। क्या इशू है देखिए। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल अप्रोच, लिखें इसके नीचे, मैं समझाता हूं उसके बाद। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल अप्रोच, सिलिकॉन इज रिड्यूस्ड एंड लिथियम एज वेल एज एल्यूमिनियम आर ऑक्सीडाइज्ड। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल अप्रोच, सिलिकॉन इज रिड्यूस्ड and lithium as well as aluminum are oxidized। देखें ध्यान से, सिलिकॉन रिड्यूस हो रहा है। क्यों रिड्यूस हो रहा है? क्योंकि सिलिकॉन में से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल हुआ है, और अगर रिमूवल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का तो ये क्या हो जाएगा?
रिड्यूस होगा, तो इसका रिडक्शन हुआ है। वेयरएज Li और Al इसमें H का रिमूवल हुआ, H का रिमूवल हुआ मतलब यहां पे इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो ये दोनों Li भी ऑक्सीडाइज हुए, ये भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, एल्युमिनियम भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये दोनों ऑक्सीडाइज कर गए और ये क्या हो गया, रिड्यूस कर गया। ये किस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, क्लासिकल अप्रोच के हिसाब से ये कहानी, क्लासिकल अप्रोच के हिसाब से ये कहानी हमें समझ में आनी चाहिए। तो क्लासिकल अप्रोच के हिसाब से आप क्या लिखोगे, यहां पे आप लिखोगे Li क्यों इसमें कन्वर्ट हुआ, बिकॉज देयर वाज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है मतलब वहां पे क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। सिमिलरली यहां पर भी क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीडेशन। वेयरएज सिलिकॉन के साथ क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो यहां पे क्या हुआ, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और जब भी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है तो क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। लेकिन जब आप इसको क्लासिकल अप्रोच से ना देखकर आप ऑक्सीडेशन नंबर अप्रोच से चेक कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट अप्रोच से जब आप चेक करते हैं तो वापस से आप लिखें SiCl4 प्लस LiAlH4 गिव्स SiH4 प्लस LiCl प्लस AlCl3। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4, दिस इज -1, दिस इज -1, दिस इज +3, दिस इज +1, दिस इज +4, दिस इज -1, दिस इज +1, दिस इज -1, दिस इज +3, दिस इज -1। ये सारे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट आपने लिख दिए। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप इसका लिख रहे हैं तो आपको दिखाई दे रहा है कि सिलिकॉन यहां पर +4 में था और यहां भी, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हुआ, और अगर चेंज इन ऑक्सीडेशन नहीं हुआ तो ये ना तो रिड्यूस हुआ ना ऑक्सीडाइज, तो इस हिसाब से ये तो गलत आंसर दे रहा है, जबकि क्लासिकल अप्रोच तो अलग आंसर दे रहा था। तो लिखें बट दिस रिजल्ट आर नॉट सपोर्टेड बाय, दिस रिजल्ट आर नॉट सपोर्टेड बाय concept of oxidation number, concept of oxidation number, because किसी भी चीज का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुआ। अब देखिए लिथियम यहां पे कौन से स्टेट में है, +1, यहां पर भी क्या है, एल्युमिनियम यहां पे कितना है, यहां पे भी, क्लोरीन इधर कितना था, यहां पे भी, हाइड्रोजन यहां पे कितना था, पूरे इसमें किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ही नहीं हुआ। तो अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें तो ना रिडक्शन हो रहा है ना ऑक्सीडेशन हो रहा है, वेयरएज क्लासिकल कॉन्सेप्ट से तो इसका रिडक्शन भी हो रहा था और ऑक्सीडेशन। अगर एक ही चीज का दो अलग अलग मुझे आंसर मिल रहा है तो मतलब अप्रोच में कोई ना कोई गड़बड़ी है, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर का लिमिटेशन है। पॉइंट नंबर 2, इट इज डिफिकल्ट टू क्लासिफाई ऑर्गेनिक रिएक्शंस, it is difficult to classify organic reactions as redox reaction on the basis of oxidation number method, oxidation number method। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इस प्रकार से। अब इसमें आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे, इसमें तो दिक्कत है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, पानी का तो आप फिर भी निकाल लोगे। अब यहां पे नाइट्रोजन का कैसे निकलेगा, यहां C डबल बॉन्ड O है तो यहां कैसे निकलेगा, फिर यहां CH3 लगा हुआ है तो यहां पे H का क्या स्टेट होगा, 4 ये कार्बन का क्या स्टेट होगा। इस तरह के रिएक्शंस में फिर ये ऑक्सीडेशन नंबर अप्रोच भी आपका काम नहीं करता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है जिसको आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। डन, यहां तक कोई दिक्कत। हेडिंग डाले, नया टॉपिक, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ये आपके इस चैप्टर का आखिरी कॉन्सेप्ट है, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखिए बैलेंसिंग करना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर का,
और वो आप अगर सीख लिए तो ये पूरा चैप्टर, तो अभी तक जो कुछ भी थ्योरी में हमने पढ़ा है वो सिर्फ इसलिए पढ़ा है क्योंकि हमें ये कॉन्सेप्ट जानना था, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. लिखें, in order to satisfy the law of conservation of mass, in order to satisfy the law of conservation of mass, in order to satisfy the law of conservation of mass, the chemical reactions are balanced. The chemical reactions are balanced. The number of atoms, that is the number of atoms of each element, the number of atom of each element are equalized on both side of a chemical equation, are equalized on both side of a chemical equation. तो केमिकल इक्वेशन की दोनों साइड पर रिएक्शन को आप क्या करते हैं, रिएक्टेंट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, प्रोडक्ट में भी होने चाहिए. यही तो है रेडॉक्स रिएक्शन का. रेडॉक्स रिएक्शन तो एक टाइप ऑफ रिएक्शन हो गई. किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर आप उसे बैलेंस करते हैं तो उसका बेसिस क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास. कंजर्वेशन ऑफ मास इज द बेसिस. कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या मतलब होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है मास ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ रिएक्शन must be equal to the mass on the right hand side of the reaction. और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शन में मास बैलेंस होने का दूसरा तात्पर्य क्या है, दूसरा तात्पर्य है नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर दोनों साइड सेम हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ रिएक्शन अगर बराबर हो गए द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शन, तो भी आप उसको क्या बोलोगे, बैलेंस बोलोगे. नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन राइट हैंड साइड ऑफ रिएक्शन, अगर ऐसा हो जाएगा तो आप उस रिएक्शन को क्या मानते हैं, बैलेंस रिएक्शन मानते हैं. ऑब्वियसली मास बैलेंस करने से ज्यादा आसान है नंबर का बैलेंस होना, और इस तरह के रिएक्शन को ही आप क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. तो उसके नीचे आप ये बात लिख लें सिर्फ. देन विल रीड अबाउट दी व्हाट आर दी मेथड्स बाय विच यू कैन बैलेंस दी रेडॉक्स रिएक्शन. क्या क्या मेथड यूज कर सकते हैं आप बैलेंसिंग फॉर अ रेडॉक्स रिएक्शन. सबसे बेकार मेथड होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, जिससे बहुत दिक्कत से सिंपल रिएक्शंस जो होते हैं उसमें तो आप बड़ी आसानी से हिट एंड ट्रायल लगा लेते हैं. जैसे बचपन में आप करते आए, क्लास 10th में जब आप पढ़ रहे थे तो वहां पे आपने हिट एंड ट्रायल से ही ज्यादा रिएक्शंस को बैलेंस किया होगा. लेकिन जब आप बड़े हो गए हैं देन आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, खास करके रेडॉक्स रिएक्शन जैसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में या फिर मल्टीपल स्टेप में होने वाले रिएक्शंस में, कि वहां पे आप हिट एंड ट्रायल लगा के चेक कर लेंगे यार यहां 3 है यहां 2 है. वो बहुत रेयरली मुश्किल से हो पाता है क्योंकि 17, 18, 19 इस तरह के कोफिशिएंट आते हैं. अब आप कभी जिंदगी में नहीं सोच पाएगा कि इसको 17 टाइम्स लिख दें तो ये बैलेंस हो जाएगा. तो सोच पाइएगा कि नहीं 15 टाइम लिख देते हैं तो बैलेंस हो जाएगा. तो 15 तक सोच ही नहीं पाएंगे. हिट एंड ट्रायल में आप 2, 3, 4 तक जाते जाते तो थक जाते हैं ना, बेकार रिएक्शन है, नहीं बैलेंस करेंगे. तो इसलिए यहां पर कुछ और भी मेथड्स हैं जिसकी वजह से, जिससे आपको इसको क्या करना है, बैलेंस करना है. लिखें, several methods can be used to balance a redox reaction. Several methods can be used to balance a redox reaction. Several methods are used to balance a redox reaction. पहला ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, पहला ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, एंड दूसरा हाफ इक्वेशन मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. पहला ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, दूसरा हाफ इक्वेशन मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. डन. आप हेडिंग डालें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, आप हेडिंग डालें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. पहले इसका हम लोग नियम पढ़ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड किस प्रकार से काम करता है. लिखें, स्टेप्स फॉलोड फॉर बैलेंसिंग अ रेडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. स्टेप्स फॉलोड फॉर
steps followed for balancing a redox reaction by oxidation number method. Step number 1, writing skeleton of ionic equation. First, writing skeleton of ionic equation. सबसे पहला स्टेप है, आप पहले लिख लें, एक एक पूरा स्टेप लिख लीजिए. मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, उस एग्जाम्पल में मैं हर एक स्टेप आपको करके दिखा दूंगा. उसके बाद एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन आपको दूंगा करने के लिए, आप उसको खुद से कर लेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. तो सबसे पहला स्टेप क्या है? राइटिंग द आयनिक स्केलेटन ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन. आयनिक स्केलेटन क्या होता है? जब एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. व्हाट डू मीन बाय आयनिक स्केलेटन. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, assign oxidation state to each element and balancing atom other than hydrogen and oxygen. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको क्या करना है? लिख लेना है. पॉइंट नंबर 3, फाइंडिंग द चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर एंड इक्वलाइजिंग इट. Finding the change in the oxidation number and equalizing it. आपको उसको क्या करना है? इक्वलाइज करना है. कैसे करेंगे हम लोग देखेंगे. नेक्स्ट, बैलेंसिंग आयनिक चार्ज by adding H plus and OH minus, H plus or OH minus depending upon the medium. Full stop. We add H plus in acidic medium. And OH minus in basic medium. H plus आप ऐड करते हैं इन एसिडिक मीडियम और OH माइनस ऐड करते हैं आप बेसिक मीडियम में. नेक्स्ट, द लास्ट पॉइंट, बैलेंसिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम. लास्ट स्टेप क्या है? आपको बैलेंस करना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, क्योंकि उसके अलावा जितनी भी चीजें होंगी उसको आप पहले ही बैलेंस कर चुके होंगे. पहला सवाल लिखिए, राइट द नेट आयनिक इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन. राइट द नेट आयनिक इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 आप लिखेंगे रोमन नंबर में. 6 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो उसको रोमन नंबर में लिखा जाता है. पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 विथ सोडियम सल्फाइड SULPHITE सल्फाइट, सोडियम सल्फाइट Na2SO3, ब्रैकेट में लिख लीजिए Na2SO3, in an acidic solution to give chromium 3 ion and sulfate ion. Chromium 3 ion and sulfate ion. 3 रोमन में 3 एंड सल्फेट आयन. तो सबसे पहले आपको जो दिया गया है उसको आप इक्वेशन के फॉर्म में लिखें. उसने पहला पॉइंट क्या लिखा था? राइट दी स्केलेटन आयनिक इक्वेशन. स्केलेटन आयनिक इक्वेशन लिखने के लिए
सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, तो उसने जो लिखा है वो लिखिए K2Cr2O7 प्लस Na2SO3 गिव्स, एसिडिक मीडियम में दे रहा है ना सर, इन एसिडिक मीडियम, ये मीडियम क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि आप जब H+ और OH- ऐड करेंगे तो मीडियम के बेसिस पर ही ऐड करते हैं। और आपको यहां क्या मिल रहा है, क्रोमियम 3+ और साथ में आपको क्या मिल रहा है, सल्फेट आयन SO4 2- आपको मिल रहा है। ये जो आपने लिखा है दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्केलेटन ऑफ द इक्वेशन। इसको आपने क्या लिख लिया, स्केलेटन लिखा। ये आपको गिवन था, पर स्केलेटन आपको नहीं लिखना है, आपको लिखना है आयनिक स्केलेटन। तो पहले इसको मुझे आयनिक इक्वेशन में बदलना होगा। तो स्टेप नंबर वन इज कन्वर्टिंग दिस इनटू आयनिक फॉर्म। आयनिक फॉर्म में जो आप इसे बदलेंगे तो आप लिखेंगे Cr2O7 2- when react with SO3 2- in presence of acidic medium और मुझे क्या मिल रहा है Cr3+ प्लस SO4 2-। ये जो आपने लिखा दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, दैट इज राइटिंग स्केलेटन इन आयनिक फॉर्म। आपने इसको आयनिक फॉर्म में लिख लिया। अब हमें चेक करना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के कि किसके साथ रिडक्शन हुआ और किसके साथ ऑक्सीडेशन। तो ऑब्वियसली यहां पर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि ये कौन सा स्टेट है, +6 स्टेट है। इसको आपको निकालना होगा, या इसको भी आप निकाल ही लीजिए। आप लिखेंगे 2x प्लस 7 × -2 इज इक्वल टू -2, 2x -14 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू -2 + 14, 2x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू +6। यहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है, +6 आ रहा है। सिमिलरली इसको आप x मानेंगे तो इसका x मानेंगे तो क्या लिखेंगे, x प्लस 3 × -2 इज इक्वल टू -2, x -6 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 + 6, x इज इक्वल टू +4। ये आपका सल्फर +4 स्टेट में आपको मिल रहा है। सिमिलरली यहां पर तो क्रोमियम का डायरेक्टली +3 स्टेट दिया हुआ है, इसको सिर्फ कैलकुलेट कर लीजिए। x प्लस 4 × -2 इज इक्वल टू -2, x -8 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 + 8, x इज इक्वल टू +6। ये क्या आ गया, +6 आ गया। और यहां पर ऑलरेडी x कितना दिया हुआ है, +3 दिया हुआ है। क्यों हम लोग ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर रहे हैं, बिकॉज ये मेथड ही है ऑक्सीडेशन स्टेट से बैलेंस करने वाला। तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालना ही होगा। तो आपने सबसे पहले क्या कर लिया, सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट टू ईच नंबर एंड बैलेंसिंग एटम अदर देन हाइड्रोजन। तो पहले तो आप असाइन कर लीजिए, बैलेंसिंग तो उसके बाद करेंगे। तो फिर बैलेंसिंग करेंगे, पहले आपने इसका सारा क्या निकाल लिया, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया। अब जरा देखिए क्या चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ है, क्या चेंज हुआ देखते हैं। क्रोमियम हैज गॉन फ्रॉम +6 to +3 and sulfur has gone from +4 से +6। चेंज कितने का हुआ उसको जरा चेक करते हैं, व्हाट इज द चेंज। तो ये 6 से कहां चला गया, 3 को। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ देखिए, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज 6 - 3 दैट इज इक्वल टू 3। और यहां पर क्या होगा चेंज देखिए, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 6 - 4 दैट इज इक्वल टू 2। ये 6 में से 4 गया, कितना बचा, 2 बचा। अब चूंकि यहां पे चेंज जो है वो अलग अलग है, सेम चेंज नहीं हो रहा है, तो हमें इसे क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। तो अभी स्टेप 2 कंप्लीट हो गया, स्टेप 2 का आधा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 2 में दूसरा पार्ट देखिए, बैलेंसिंग एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो पहले चेंज कितना है उसको बैलेंस करेंगे तो एटम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो अगर मैं चेंज को बैलेंस करना चाहता हूं तो मैं दोनों को इक्वलाइज करना होगा। इक्वल कैसे करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 हो जाएगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिएगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब अगर आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 जगह आपको क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। कहां कहां,
आपको यहां 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि इस इक्वेशन को, चेंज को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा और ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। वेयर एज चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर 2 मल्टीप्लाई करके आया, तो क्रोमियम यहां पर 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पहले से क्रोमियम कितना है, 2 है। तो आपने क्या कर दिया, बैलेंस कर लिया सारा एटम को अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखिए यहां क्रोमियम 2 है, वहां भी क्रोमियम 2, यहां सल्फर 3 है, वहां भी सल्फर 3। ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करना है और हाइड्रोजन तो यहां है ही नहीं, इसलिए भी उसको बैलेंस नहीं करना है। गॉट इट। स्टेप नंबर 2 इस स्टेप पे आके क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये जो मैंने यहां लिखा है, ये अभी लिखा है, ये अभी मैंने लिखा है, इसलिए इसका ध्यान रखना है कि ये किस बेसिस पर लिखा गया था, ये आपको पता होना चाहिए। और यहां क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि ऑलरेडी क्रोमियम यहां 2 है, वहां पर 2 आपने कर लिया, तो नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ बैलेंस हो गए। नेक्स्ट, फाइंडिंग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड इक्वेटिंग इट, ये भी काम आपने कर लिया। स्टेप 3 आपका कंप्लीट हो चुका है, राइट। स्टेप नंबर 4, बैलेंसिंग आयनिक चार्ज बाय एडिंग H+। अब हमें क्या करना है, पूरे इक्वेशन के चार्ज को बैलेंस करना है। देखिए चार्ज कैसे बैलेंस होगा। स्टेप 2 तक सबने लिख लिया अपनी कॉपी में, ये स्टेप 2 नहीं है, स्टेप 2 एंड 3 है। दिस इज स्टेप 2 और इसी में स्टेप 3 भी हमने कर लिया है। स्टेप 2 एंड 3 हमारा हो चुका। अब हम आ रहे हैं स्टेप 4 के ऊपर। स्टेप 4 कहता है कि आपको क्या करना है, बैलेंसिंग आयनिक चार्ज। चलिए इसके ऊपर कितना चार्ज है, इस तरफ -2, इसके ऊपर नेट चार्ज कितना है, -2, इसके ऊपर नेट चार्ज कितना होगा, एक मॉलिक्यूल के ऊपर 2 माइनस, तो 3 मॉलिक्यूल के ऊपर 3 इंटू -2। चलिए इधर आइए, उस तरफ देखिए, 2 इंटू +3 प्लस 3 इंटू -2। सॉल्व कीजिए जरा, -2 -6, इधर आ गया -8, और इधर कितना हो रहा है देखिए, 6 -6 दैट इज इक्वल टू 0। एक तरफ कितना चार्ज है, -8, और एक तरफ कितना चार्ज है, 0। आप जरा अपने बुद्धि से सोच के बताइए कि अगर मुझे चार्ज को बराबर करना है तो या तो एक काम कर सकते हैं कि इसमें -8 कर दें, या एक काम कर सकते हैं इसमें +8 कर दें, क्योंकि यहां +8 करेंगे तो 0 हो जाएगा। और एक दूसरा है कि भाई यहां पे आप -8 ऐड कर दीजिएगा, तो इधर भी -8 इधर भी -8। चूंकि मीडियम हमारा क्या है, एसिडिक है, तो एसिडिक मीडियम में क्या नियम लिखाया है, इट इज इफ इट इज एसिडिक देन ऐड H+। तो अब यहीं पर प्लस आपको ऐड कर सकते हैं ना, क्योंकि प्लस चार्ज आपको ऐड करना है, तो यहां पे आप क्या ऐड करोगे, +8, और ये क्या हो जाएगा 0। +8 किया मतलब इस इक्वेशन में आप क्या ऐड कर दोगे, 8 टाइम्स H+ ऐड कर दोगे। तो अब ये क्या हो गया, 8 टाइम्स आपने क्या कर दिया, H+ ऐड कर दिया। ऐसा करने पर आपने स्टेप नंबर 4 अपना कंप्लीट कर लिया। अब आप यहां तक लिख लें ताकि मैं कुछ मिटाऊं, ताकि आगे का कहानी बता सकूं आपको। ये स्टेप हो जाने के बाद लास्ट स्टेप रह जाता है, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ, हाँ वो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में होता है। ये तो हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पढ़ रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हम लोग को इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है। गॉट इट। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं, ऊपर वाली लाइन मिटा दूं, फर्स्ट लाइन ऊपर वाले। चलिए अब देखिए, अब जो आपका बैलेंस्ड इक्वेशन बना है वो क्या है, मैं लिखता हूं। देखिए अब जो बैलेंस्ड इक्वेशन आपका बन के आ गया वो क्या है, देखिए आपका बैलेंस इक्वेशन बन के आया, CrO7 Cr2O7 2- प्लस थ्राइस ऑफ SO3 2- प्लस 8 टाइम्स H+ गिव्स ट्वाइस ऑफ क्रोमियम 3+ प्लस थ्राइस ऑफ SO4 2-। लास्ट स्टेप क्या है, देखिए स्टेप नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, बैलेंसिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब बुद्धि लगाकर देखिए, यहां पर 8 H+ आपने ऐड किया था खुद से। अगर आपको इस हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो इस तरफ 4 टाइम्स वाटर ऐड करना होगा कि नहीं करना होगा, तभी ना ये 8H है और यहां पर भी क्या हो जाएगा 8H। आप आंख बंद करके
बस इतना कर दीजिए, हाइड्रोजन बैलेंस कर दीजिए। आप कहेंगे सर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस ऑटोमेटिकली हो गया होगा। देखिए 7 यहां पे 6, 7 6 कितना हुआ टोटल? 7 और 6 13, इधर जोड़िए, ये कितना है 12 और उधर 4, 12 4 16। इधर भी एक गलती तो नहीं हो रहा, देखिए तो ये हो गया 7 9 और 9 7 16 और इधर भी 12 4 16। ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगा। आपको उसके लिए हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? ये हो गया। अब एक सवाल आपके लिए, एक सवाल आप लोग करके दिखाइए, एक सवाल आप लोग करके दिखाइए किस तरह से आपका इसका बैलेंसिंग होगा। राइट, मीडियम इस बार भी क्या है, एसिडिक मीडियम में ही मैं सवाल दे रहा हूं। देखिए एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में कहां तक सब कुछ सेम रहता है, यहां तक सेम रहता है। सिर्फ लास्ट में यहां पे अगर आपने एसिडिक है तो +8 किया, बेसिक होता तो यहां -8 डालते हैं, और -8 डालते तो यहां पे आप माइनस इस तरफ OH माइनस डालते हैं और इस तरफ OH माइनस डालते तो उसके करस्पॉन्डिंगली इधर वाटर ऐड करते हैं, और जैसे ही वाटर ऐड करते वो ऑटोमेटिकली क्या होता था, बैलेंस हो जाता है। क्वेश्चन लिखें, कॉपर प्लस HNO3, ये मिटा दूं ना बोर्ड पर जो लिखा हुआ है पूरा, ये फाइनल आंसर हो गया आपका। और इसमें फिर आप आयन जोड़ देंगे, मतलब जैसे ये आपने K2 था तो K2 हटा दिया था, यहां पे सोडियम था तो सोडियम हटा दिया था, तो अगर ये दोनों जोड़ देंगे तो फिर जैसे इक्वेशन दिया था उसी हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। वैसे दिस इज योर लास्ट आंसर, यही आप यहां भी छोड़ देंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका वो पूरा आंसर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन लिखें, कॉपर प्लस HNO3 गिव्स CuNO3 whole twice, CuNO3 whole twice, CuNO3 whole twice plus NO plus water, प्लस NO प्लस वाटर। मैं क्वेश्चन बोर्ड पर लिख देता हूं, Cu प्लस HNO3, Cu प्लस HNO3 gives Cu HNO3 whole twice प्लस NO प्लस वाटर, प्लस NO प्लस वाटर। ये और ये रिएक्शन किस में हो रही है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है। आपसे कहा जा रहा है कि आप इसको बैलेंस करके दिखाएं। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए, कन्वर्ट इनटू आयनिक फॉर्म। आयनिक स्केलेटन में आपको इसको क्या कर लेना चाहिए, कन्वर्ट कर लेना चाहिए। कन्वर्ट करेंगे जब आयनिक फॉर्म में तो कैसे कन्वर्ट होगा, कॉपर तो ऐसे ही रह जाएगा, प्लस ये हो जाएगा NO3 -1 एसिडिक मीडियम में, दिस इज इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में आएगा। ये CuHNO3 को आप कैसे लिखेंगे, तो HNO3 NO3 लिखना था, HNO3 लिख दिया, NO3 लिखना था। यहां पे होगा कॉपर, ये कॉपर किस फॉर्म में होगा, 2 प्लस NO, ये होगा N, इसका -2 तो इसका +2, और वाटर तो खैर वाटर ही है, इसको आप तोड़ के क्या लिखना है, ये तो पानी है तो पानी ही है। डन, ये स्टेप तक तो आपने लिख लिया होगा। अब एक बार ये स्टेप लिख लिया, देन नेक्स्ट हमारा काम क्या है, सारे का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना। दिस इज 0, अगर इसको x माना तो ये क्या होगा, x प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -1, x माइनस 6 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 प्लस 6, x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे इसका नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन रेट +5 है। ये तो ऑलरेडी x इज इक्वल टू +2 दिया ही हुआ है, ये x इज इक्वल टू 0 ही है, और ये x इज इक्वल टू +2 ही है, ये तो दिखाई दे रहा है। इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से आपने ये देख लिया। अब द मोमेंट आपने इसे लिख लिया है, अब हमें चेंज देखना है। चेंज क्या है, कॉपर कहां से कहां गया, 0 से +2, तो ये नंबर बढ़ रहा है, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, और नाइट्रोजन का नंबर
घट गया है तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। अब जैसे ही आपने ये लिखा तो यहां पे आपको क्या निकालना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 2 - 0 = 2। और यहां पर भी आप निकालेंगे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये निकल के आएगा 5 - 2 = 3। चूंकि दोनों सेम नहीं है तो आपको दोनों को क्या करना होगा, बराबर। तो यहां पे आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, और यहां आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहां भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से। यहां भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से। यहां आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से। और यहां किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से। एक बार चेक कर लीजिएगा कि क्या ऐसा करने पर जितने भी एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन हैं वो बैलेंस हो गए क्या। एक बार चेक कर लीजिए वो बैलेंस हो गए क्या। मुझे लग रहा है शायद बैलेंस हो गए, क्योंकि नाइट्रोजन इस तरफ भी कितना है, 2, उस तरफ भी कितना है, 2। इधर कॉपर 3, उधर भी कॉपर 3, यानी ये पूरा अच्छे से बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की चिंता हमें नहीं करनी है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। इस तरफ 3 × 0 प्लस 2 × -1, इस तरफ 3 × +2 प्लस 2 × +2, उधर खत्म। इसको देखिए 3 × 2, दिस इज 6 प्लस दिस इज 4, ये हो गया 10, ये इधर 10। और इधर देखिए 0 प्लस -2, तो इधर कितना है, -2। अब अगर मुझे इन दोनों में चार्ज को बैलेंस करना है तो चूंकि एसिडिक मीडियम है तो मुझे प्लस डाल के बैलेंस करना होगा। तो प्लस डाल के बैलेंस करना होगा तो मुझे इस तरफ +12 ऐड करना होगा। +12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। आपने किस साइड पे +12 ऐड किया, इस साइड पे। तो जो रिएक्शन अभी आपके पास बनी हुई है उसमें भी आप क्या ऐड कर दोगे, +12H प्लस आप ऐड कर दोगे। तो जैसे ही आप 12+ ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 12H प्लस 3 टाइम्स कॉपर प्लस 2 टाइम्स दिस। लास्ट स्टेप क्या था, द लास्ट स्टेप वाज टू बैलेंसिंग दी हाइड्रोजन। अभी इधर 12 है, इधर कितना है, 12 है। अब इस 12 में से 2 तो पहले प्रेजेंट है, तो आपको कितना डालना होगा, 5। यानी आप यहां पे और कितना डाल दोगे, 5 टाइम्स H2 आप डालोगे, 5 टाइम्स H2 डालोगे। मेरे ख्याल से ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 100% बैलेंस हो जाएगी। देख लीजिए एक बार, ऑक्सीजन को चेक कर लीजिएगा, इधर 6 और उधर भी 6। ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। क्या कोई डाउट है इस मेथड में, बहुत ही आसान सा मेथड है, मेरे ख्याल से समझ में भी आ गया होगा। डन। मैं बेसिक मीडियम का एक भी सवाल नहीं करा रहा, ये अजम्पशन लेते हुए कि सिर्फ यहां पे आके आपको बेसिक मीडियम में क्या करना पड़ता है, OH माइनस ऐड करना होता है। और OH माइनस ऐड करना होता है मतलब अगर इसी सवाल में ये सवाल बेसिक मीडियम का होता तो आप यहां पे क्या करते हैं, ये -2 था, इसको -2 में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ता, -12 ऐड करना होता। तो यहां -12 ऐड होता तो -12 OH माइनस, तो इस तरफ -12 OH माइनस, और इधर अगर -OH हो रहा है तो इस तरफ पानी ऐड करना पड़ता, ताकि आपको फिर से दोनों को क्या करें, बैलेंस कर लें। हेडिंग डालें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ये दूसरा मेथड है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ये उससे भी आसान मेथड है, इसमें और ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना पड़ता, ये तो बड़ी आसानी से हो जाता है। हाँ, पार्शियल इक्वेशन मेथड भी बोलते हैं इसको। दिस इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, राइट। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन splitting of redox reaction into 2 halves. This reaction is based on the splitting of redox reaction into 2 halves, into 2 half reactions. One is oxidation half reaction, one is oxidation half reaction, and the other is reduction half reaction.
the other is reduction half reaction. Now write steps involved in balancing a redox reaction. Steps involved in balancing a redox reaction through ion electron method. Step number 1, converting unbalanced equation into ionic form. Converting unbalanced equation into ionic form. Converting unbalanced equation into ionic form. मेरे ख्याल से पहला वाला स्टेप दोनों का सेम ही है, आपको आयनिक फॉर्म में उसको बदलना है. सेकेंड, स्प्लिटिंग द इक्वेशन इनटू टू हाफ्स. स्प्लिटिंग द इक्वेशन इनटू टू हाफ्स. तो आप दो हाफ में इक्वेशन को क्या कर देते हैं? स्प्लिट कर देते हैं. दो हाफ में इक्वेशन को क्या कर देते हैं? स्प्लिट कर देते हैं. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, बैलेंसिंग ऑल एलिमेंट्स except hydrogen and oxygen. Balancing all elements except hydrogen and oxygen. हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के अलावा बाकी चीजों को आप क्या कर लेते हैं? बैलेंस कर लेते हैं. स्टेप 4, बैलेंसिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम. Balancing hydrogen and oxygen atom by adding water molecule to balance oxygen atom. By adding water molecule to balance oxygen atom and H plus to balance hydrogen atom. 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 Next, अच्छा उसी में और लिखिए. However, if the medium is basic, add OH minus, add OH minus ion equal to the number of H plus ion on both the side of the equation. Equal to the number of H plus ion in both the side of the equation. Last step, third last step, balance the charge. जिस तरह यहां पे आपने चार्ज बैलेंस किया था ना लास्ट स्टेप में, सेकंड लास्ट स्टेप में, ऐसे बैलेंस दी चार्ज करना. नेक्स्ट, एडिंग दी हाफ इक्वेशंस. चार्ज बैलेंस करने के बाद आप हाफ इक्वेशन को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए. वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन. नेक्स्ट, वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन. चेक दी करेक्टनेस, उसी में लिखें, चेक दी करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन. Check the correctness of equation by comparing the number of atoms. By comparing the number of atoms on both the sides of the chemical reaction. And final, convert ionic equation into molecular form. Convert आयनिक इक्वेशन इनटू मॉलिक्यूलर फॉर्म. आयनिक इक्वेशन को आप किस में कन्वर्ट कर लीजिए? मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए. इससे आपका पूरा काम हो जाएगा. डन. सिर्फ पढ़ने मात्र से ये समझ में आने वाला नहीं है. जब तक मैं एक सवाल आपको करवा ना दूं और दूसरा सवाल आप खुद से कर ना लें, तब तक ये सब मेथड इतना आसानी से समझ में आता नहीं है. लिखिए सवाल. इन एसिडिक मीडियम. अच्छा, ये बात मान में आपके बार बार आ रहा होगा, सर आप सिर्फ एसिडिक मीडियम का ही कराते हैं, बेसिक मीडियम का नहीं करा रहे.
कोई नहीं, बेसिक मीडियम का मैं इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि बेसिक मीडियम में करना क्या होता है, सिर्फ H+ की जगह पे OH- जोड़ना होता है, और कोई विशेष उसमें तो परिवर्तन है नहीं। पर लोग ऐसे पूरा भारी कर देते हैं, अभी एसिडिक मीडियम का अलग तरीके से होता है, बेसिक मीडियम का अलग तरीके से होता है। कुछ नहीं होता, बस जहां पे आप OH- जोड़ रहे हैं उसके जगह पे आपको क्या जोड़ना है, H+ जोड़ रहे थे उसके जगह पे आपको OH- जोड़ना है, और कुछ नहीं। राइट, इन एसिडिक मीडियम डाइक्रोमेट आयन ऑक्सीडाइज फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट, डाइक्रोमेट आयन oxidize ferrous sulfate to ferric sulfate and itself get reduced to chromium 3+ ion, chromium 3+ ion. Write a balanced equation to represent this redox reaction. Write a balanced equation to represent this redox reaction. ब्रैकेट में लिखिए यूज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, यूज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को यूज करके आपको ये रिएक्शन करनी है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। क्या इक्वेशन दिया हुआ है, क्रोमेट आयन Cr2O7 2- is converting FeSO4 ना, SO4 है, क्रोमेट है ना, सल्फेट, एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट कर रहा है इसको, Cr3+ में, और साथ में Fe2SO4 होल थ्राइस, इसको फेरस से फेरिक में कन्वर्ट किया गया है। ये आपको पहले स्टेप में लिख लेना चाहिए। ये स्टेप नंबर 1 भी नहीं है, ये स्टेप नंबर 0 है। क्यों स्टेप नंबर 0 है, क्योंकि अभी तो आपने क्वेश्चन को लिखा है। स्टेप नंबर 1 क्या है, कन्वर्टिंग अनबैलेंस्ड इक्वेशन इनटू आयनिक फॉर्म। आप इसको आयनिक फॉर्म में चेंज करें। इन ऑर्डर टू चेंज इट इन आयनिक फॉर्म आपको क्या हटाना होगा, यहां से Fe हटाना होगा और वहां से भी Fe हटाना होगा। हटा लीजिए। यहां पे आपको क्रोमियम Cr2O7 2- के फॉर्म में, तो Cr2O7 2- प्लस ये क्या हो जाएगा, SO4 2- प्लस H+ गिव्स Cr3+ प्लस SO4 2, अच्छा यहाँ पे SO4 नहीं, यहाँ पे तो ये सेम ही है। यहाँ पे होगा Fe2+ और ये क्या हो जाएगा Fe3+। ये जो आपने इक्वेशन लिखी है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज आयनिक इक्वेशन। हाँ, ये उसमें SO4 को भी तो रहने दे सकते थे और Fe को हटा के 2- SO4 2-। SO4 का स्टेट चेंज नहीं कर रहा ना, तुम लिख दो यार, उसमें क्या है। SO4 2- तुमने यहां भी लिख दिया और SO4 2- तुमने यहां भी लिख दिया, उससे करोगे क्या, नहीं, प्लस में नहीं, वो Fe के जगह पर, मतलब Fe को वहीं मतलब हटा के SO4 2- आयनिक स्केलेटन फॉर्म में लिख दे रहे और वहां SO4 3-। SO4 3- कैसे होगा, ये तो उधर 2+ जाएगा, ये इधर 3+ होगा। अरे ये तो क्लियरली लिखा है ना, फेरस से फेरिक में बदल रहा है। फेरस मतलब Fe2+, फेरिक मतलब Fe3+। नहीं, लेकिन इक्वेशन में आप जो Fe छोड़े ना, उसके जगह तो वही तो कह रहे हैं कि SO4 का चूंकि ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं कर रहा है, तो क्या फायदा उसको तुम रखो या ना रखो, क्या फर्क पड़ेगा भाई। SO4 का तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ही नहीं कर रहा है, तो अब तुम उसको रखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं रखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अपने को तो मतलब है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, तो हो रहा है उसके बारे में हम कंसर्न होंगे। हम उसके बारे में क्यों कंसर्न हो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा। अब यहां पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी +6 होता है, हम लोग जानते हैं, फिर भी निकाल लेते हैं। 2x - 14 2- इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू -2 + 14, 2x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू 6। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है। यहां इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, x इज इक्वल टू 2 है। यहां इसका ऑक्सीडेशन स्टेट x इज इक्वल टू 3 है और यहां इसका ऑक्सीडेशन स्टेट x इज इक्वल टू 3 है। तो अगर मान लीजिए ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ना होके क्या होता, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होता, तो यहीं पे आप क्या लिखते हैं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं करना है। यहां पे क्या करना है, यहां पे बस ये पता कर लेना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन। क्योंकि ये 6 से कहां गया है, क्रोमियम 6 से किस में कन्वर्ट हुआ है,
फ्री में, तो ये नंबर बढ़ा कि घटा? घटा। तो क्रोमियम क्या कर रहा है? रिड्यूस हो रहा है। और आयरन का नंबर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज। ये आपका पहला स्टेप मेरे ख्याल से खत्म हो गया, दैट इज कन्वर्टिंग एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन इनटू इट्स आयनिक फॉर्म। सेकेंड बोल रहा है स्प्लिटिंग द इक्वेशन इनटू टू हाफ्स। अब आपको इसको दो हाफ में बदलना है। क्या होंगे दो हाफ के इक्वेशन? देखिए, CrO7 Cr2O7 2 माइनस इज कन्वर्टिंग इनटू व्हाट? Cr3 प्लस। ये जो रिएक्शन आपने लिखा है इसको क्या लिखेंगे? दिस इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और दूसरी आप लिखेंगे Fe2 प्लस इज कन्वर्टिंग इनटू Fe3 प्लस। दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अगला स्टेप देखिए क्या लिख रहा है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? आपने दो हाफ रिएक्शन लिख लिए, स्प्लिटिंग इट इनटू टू पार्ट, बैलेंसिंग ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपको एक्सेप्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सारे एलिमेंट्स को क्या करना है? बैलेंस करना है। अब देखिए यहां पे Cr2 है, यहां एक ही क्रोमियम है, तो आप यहां क्या ऐड करोगे? यहां पर एक 2 आप ऐड कर दोगे। तो यहां पर आपने एक 2 ऐड कर दिया, यहां पर एक 2 ऐड हो गया। और यहां पर चूंकि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो आपको फर्दर और कोई चीज ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप को जाइए, बैलेंसिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल ऑन एप्रोप्रिएट साइड। अब एप्रोप्रिएट साइड पे आपको हाइड्रोजन और वाटर इस तरह का कुछ चीजें आपको ऐड करना है। देखिए जरा, यहां पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 7 है। अगर यहां ऑक्सीजन की संख्या 7 है तो उस तरफ भी अगर मुझे 7 ऑक्सीजन चाहिए तो मुझे 14 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड करना होगा। 14 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड करेंगे तब ना ये 7 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब चूंकि आपने यहां पर 7 ऑक्सीजन सॉरी उल्टा लिख गया, ये 7 ऑक्सीजन के लिए मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड किया तो करस्पॉन्डिंगली मुझे इस तरफ क्या चाहिए होगा? तो यहां पर मुझे 14S प्लस ऐड करना होगा। चूंकि एसिडिक मीडियम है तो मुझे यहां पे क्या ऐड करना पड़ेगा? 14S प्लस। ये बात समझ में आई क्या? गॉट इट? चलिए, तो इसको आप अपने उसमें लिखें नेक्स्ट स्टेप में। अब उसके बाद उसने क्या बोला है? नेक्स्ट आपका काम क्या है? आपको चार्ज का बैलेंस करना है। चार्ज बैलेंस कैसे करते हैं? तो कह रहा है चार्ज बैलेंस करने के लिए दोनों साइड का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को चेक करिए, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या चेक करके उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए यहां पर कितना है? Fe2 प्लस, और यहां पर कितना है? Fe3 प्लस। अब मुझे बताइए कि यहां प्लस एक इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा, यहां पर प्लस एक इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा। एक इलेक्ट्रॉन के परिवर्तन करने से यह क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ +2 था, इस तरफ +3 था, यह आपका इलेक्ट्रॉन का ऐड करने से बैलेंस हो गया। अब जरा ऊपर वाले में भी हमें चार्ज बैलेंस करना होगा। ऊपर वाले में चार्ज कैसे बैलेंस होगा? तो इसको यहां लिख रहा हूं। देखिए इसका चार्ज बैलेंसिंग यहां कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये हो गया 14 इंटू +1 प्लस -2, और उस तरफ कितना है? 6 ही है ना? 2 इंटू 3 इज 6, 2 इंटू 3 इज 6। अब इस तरफ कितना हो गया? 12, 14 में से 2 गया 12, और इधर कितना है? 6। बैलेंस है क्या? नहीं, चूंकि मीडियम कौन सा है? एसिडिक मीडियम है, तो मुझे करस्पॉन्डिंगली उतना ही इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा। तो अगर मान लीजिए इन दोनों चार्ज को मुझे बराबर करना है तो यहां पे मैं 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूं। तो यहां पे मैं क्या ऐड कर दिया? +6 इलेक्ट्रॉन्स मैंने इस साइड क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो ये +6 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किया इस साइड पर, तो यहां पर ही मैं लिख दूंगा +6 इलेक्ट्रॉन। क्या ऐड कर दिया? +6 इलेक्ट्रॉन। अब ये स्टेप के बाद वाला स्टेप सबसे महत्वपूर्ण। यहां पे आपने 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तो बढ़ और घट नहीं सकती है, तो करस्पॉन्डिंगली यहां पे भी कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस वाली इक्वेशन को आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 6 से। और जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 6 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 6 से मल्टीप्लाई होगा, और ये भी 6 से मल्टीप्लाई होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, ध्यान दीजिएगा। नहीं समझ में आया मैं फिर से समझा देता हूं। आपने पहले स्टेप में क्या किया? कौन सा रिड्यूस हो रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, निकाल लिया। सेकंड स्टेप में आपने रिडक्शन हाफ लिखा, ऑक्सीडेशन हाफ लिखा। रिडक्शन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ में पहला काम है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना।
आपने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया। सिमिलरली यहां पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं था, आपने उसको बैलेंस नहीं किया। उसके बाद चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज बैलेंस करने के लिए यहां पर आपने 2+ था, यहां 3+ था, तो ऑब्वियसली यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तभी वो 2+ के बराबर होगा, क्योंकि ये 2 है ये 3 है, तो यहां एक इलेक्ट्रॉन दे दीजिएगा तो दोनों 2 हो गया। ये चार्ज बैलेंस हो गया। इसका चार्ज बैलेंस किया तो यहां पर 12 था, यहां पर 6 था। अगर मैं इसे भी 6 में कन्वर्ट करना चाहता हूं, यहां क्या ऐड करना होगा? 6 इलेक्ट्रॉन हमने चार्ज बैलेंस कर लिया, दोनों साइड चार्ज बैलेंस हो गया, तो वो जो 6 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया था उसको यहां लिख दिया। अब यहां 6 इलेक्ट्रॉन और यहां 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों एक ही रिएक्शन है, तो जितने इलेक्ट्रॉन मिले पैदा हुए होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे ना। यहां पे अगर 6 इलेक्ट्रॉन पैदा हुआ तो यही यहां पे ऐड होगा, तो ये अगर 6 है तो इसको भी मुझे 6 बनाना पड़ेगा, और 6 बनाना पड़ेगा तो इसे। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या लिखा है, एडिंग दी हाफ इक्वेशंस। नेक्स्ट काम क्या है? हाफ इक्वेशन को ऐड करना है। तो अगर ये वाला स्टेप ये मिटा दूं, ये वाला ये मिटा दूं, चलिए अब हाफ जो स्टेप्स हैं उनको आप क्या करते हैं? ऐड करके लिखते हैं। हाफ रिएक्शन के स्टेप्स को आप ऐड करके लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? ध्यान से देखिए, आप लिखेंगे Cr2O7 2- प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 6 टाइम्स Fe2+ गिव्स, उस साइड पर क्या क्या है देखिए, ट्वाइस ऑफ Cr3+ प्लस 7 टाइम्स वाटर प्लस 6 टाइम्स Fe3+ प्लस 6 टाइम्स इलेक्ट्रॉन्स। अब जरा देखिए, जब दोनों तरफ 6 टाइम इलेक्ट्रॉन्स है तो इसे मैं क्या कर दूं? कैंसल आउट कर दूं। और कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा है कैंसिल। अगर और कुछ बैलेंस और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। कैसे? देखिए, Cr2O7 2- प्लस 6 टाइम्स Fe2+ प्लस 14H गिव्स 2 टाइम्स Cr3+ प्लस 6 टाइम्स Fe3+ प्लस 7 टाइम्स वाटर। चेक करके देख लीजिए कि दोनों साइड सारा चीज बैलेंस हुआ क्या। इधर क्रोमियम 2, इधर क्रोमियम 2, इधर आयरन 6, इधर आयरन 6, इधर हाइड्रोजन 14, इस तरफ हाइड्रोजन 14, इधर ऑक्सीजन 7, इधर ऑक्सीजन 7। लास्ट स्टेप कहता है कि जब आपने इस तरह क्रॉस वेरीफाई कर लिया तो जिसका जो आयनिक फॉर्म था उसमें उसको क्या कर दीजिए? चेंज कर दीजिए। तो ये था K2Cr2O7, तो यहां K2 लग जाएगा। ये आयरन का था SO4 के साथ, तो इसे SO4 जोड़ दीजिए। क्रोमियम 3+ था, यहां पर कोई आयन नहीं था, Fe के साथ आपने SO4 जोड़ना था, Fe के साथ SO4 जोड़ दीजिए और आपका काम खत्म। और एक चीज यहां पर क्रॉस वेरीफाई करने की है कि भाई दोनों साइड चार्ज बैलेंस हुआ या नहीं हुआ। तो एक बार चार्ज बैलेंसिंग भी चेक कर लेते हैं। इस तरफ कितना देखिए, -2 प्लस ये कितना 12 प्लस 14, इस तरफ आइए 6 प्लस 18, दोनों को जरा जोड़ के देखिए, ये कितना हो रहा है? 10 24। इधर देखिए कितना हो रहा है? चार्ज बैलेंस है, चार्ज बैलेंस है, नंबर ऑफ एटम बैलेंस है, तो 100% क्या हो गया? बैलेंस हो गया। लास्ट स्टेप है कि इसको आप भाई फिर से इसके मॉलिक्यूलर फॉर्म में चेंज कर दीजिए और आपका आंसर हो जाएगा। गॉट इट? डन। एक आखिरी सवाल और आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। राइट, एक और इक्वेशन लिखें, एक और सवाल आप खुद से सॉल्व करेंगे। Fe2+ प्लस H2O2, Fe2+ प्लस H2O2 gives Fe3+ प्लस वाटर, Fe3+ प्लस वाटर इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। इसको आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। मिटा दूं? ये लिख लिया सबने? मिटा रहा हूं मैं इसे। चलिए, ये आपका स्टेप्स आपको ध्यान ही होगा कैसे कैसे लिखना है, कैसे कैसे करना है। करिए, कोशिश करिए, फिर मैं सॉल्व करता हूं। बहुत ही आसान तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, क्योंकि पहले ही फॉर्म में आपको आयनिक इक्वेशन ही दिया हुआ है। यहां क्या लिखा है? Fe2+ प्लस H2O2 gives Fe3+ प्लस
वाटर H2O। ये तो आपको इक्वेशन दे दिया। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले ये चेक करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन। तो देखते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन का स्टेट क्या होगा -1, या ऑक्सीजन का स्टेट क्या होगा -2। तो यहाँ पे आयरन का नंबर बढ़ रहा है और यहाँ ऑक्सीजन का नंबर घट रहा है। आयरन का नंबर बढ़ना मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, और नंबर घटना मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो इस प्रकार से आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपने इस तरह से लिख लिया। एक बार ये हो गया तो सेकेंड स्टेप क्या उसने बोला था, दोनों हाफ रिएक्शंस को आप लिख लें। तो मैं लिखता हूं H2O2 इज कन्वर्टिंग इनटू H2O। यहां पर ये -1 स्टेट में और यहां -2 स्टेट में, क्योंकि यहां पर इसका ये नंबर घट रहा है, तो इसे मैं क्या लिखूंगा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। दिस इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। सिमिलरली सेकेंड लिखूंगा Fe2+ इज कन्वर्टिंग इनटू Fe3+। इसे मैं क्या लिखूंगा, ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजिंग, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्या चार्ज बैलेंस करना। पहले चार्ज बैलेंस से पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो अभी आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को क्या करना होगा, बैलेंस करना पड़ेगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपको यहां पे दिस इज H2, तो यहां पर अगर आप 2 यहां अगर आप डालते हैं तो क्या बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। और ऑक्सीजन बैलेंस हो गया तो यहां पर एक्स्ट्रा क्या आ गया, तो यहां पे आपको ट्वाइस ऑफ H+ आपने इधर ऐड कर दिया। होप कि इससे आपका क्लियर हो जा रहा होगा। डन। चलिए एक बार ये हो गया, देन दोनों का चार्ज बैलेंस, क्योंकि यहां पे तो ऑक्सीजन कुछ है नहीं। यहां पे अगर इसका चार्ज बैलेंस करेंगे तो यहां पे ऑब्वियसली +1 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे यहां पे, और इधर भी चेक करते हैं तो इधर आप डाल रहे हैं तो ये आ रहा है 2 + 0, और इधर कितना है 2 × -2, तो आ जाएगा -4, और ये है 2। अब आपको इसको बैलेंस करना है, तो ऑब्वियसली बैलेंस करने के लिए आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस साइड ऐड करने होंगे, तो आप इस तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, मेरे ख्याल से 6 ऐड करने होंगे। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आप डालिएगा तो ही मेरे ख्याल से क्या होगा, बैलेंस होगा। तो यहाँ पे आपको और साथ में क्या ऐड करना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको मल्टीप्लाई करके किससे करना होगा, 6 से। तो ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, और ये भी 6। बस इतना अगर आपने कर लिया तो और कहानी में तो कोई फर्क नहीं है, बस सारा कुछ हो गया। डन। उसके बाद आप उसको दोनों को जोड़ लीजिए, जोड़ के लिख लीजिए, आंसर हो जाएगा। दोनों को जोड़ के लिखते हैं, पहले मिटा दो, ये नीचे मिटा दो, ये जो बैलेंसिंग किया है चार्ज बैलेंस। दोनों को जोड़िए, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ H+ प्लस H2O2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 6 टाइम्स Fe2+ गिव्स क्या दे रहे हैं, ट्वाइस ऑफ वाटर प्लस 6 टाइम्स Fe3+ 6 टाइम्स Fe3+ प्लस 6 टाइम्स इलेक्ट्रॉन। 6 टाइम इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। एक बार चेक कर लीजिए कि सारा हाइड्रोजन वगैरह बैलेंस है कि नहीं है। तो इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 2, टोटल 4, इधर भी 4, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर 6 आयरन, इधर 6 आयरन। मेरे ख्याल से ये बैलेंस्ड है। अब जरा एक बार चार्ज बैलेंस कर लेते हैं। इधर आएगा 2 + 0 + 12, इधर आएगा 0 + 18। कहाँ झमेला हो गया, कुछ तो लफड़ा फंसा ना। ये तो चार्ज को बैलेंस होना चाहिए था। चार्ज कैसे बैलेंस नहीं हुआ, चार्ज कैसे बैलेंस नहीं हुआ,
चार्ज तो बैलेंस होना चाहिए था। ओह, यहीं पर गलत कर दिए। इसका चार्ज तो -1 लेना होगा ना, ऑक्सीजन का चार्ज तो -1 लेना होगा, और उधर -2 लिया, पर इधर -1 नहीं लिया। चार्ज बैलेंसिंग जब कर रहे थे तो इस टाइम पे हमने -1 नहीं लिया था, वहीं गड़बड़ हो गया, ये मिटाना पड़ेगा। यहाँ पर जब आप चार्ज बैलेंस कर रहे थे तो ध्यान करिए, चार्ज बैलेंस करने के क्रम में ये 6 इलेक्ट्रॉन छोड़ दीजिए अभी। इसको आप जब इसको जब आप बैलेंस कर रहे थे तो यहाँ पे जब आपने चार्ज बैलेंस किया वहीं पे गड़बड़ हो गया। ये क्या था इधर 2 × 1 प्लस इसका क्या होगा -1, और इस तरफ कितना है -4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 - 1 दैट इज 1 ओनली, एंड दिस इज -4। अब बताइए इधर मुझे कितना ऐड करना होगा, दिस टाइम वी हैव टू ऐड, यहीं पे वी हैव टू ऐड, यहाँ पे -1 और इस तरफ, तो इस तरफ मुझे -3 ऐड करना होगा, तो यहाँ पे -3 ऐड होगा, ये -3 इलेक्ट्रॉन्स इधर ऐड होंगे ना, -5, हाँ अब ठीक है, ये -5 इलेक्ट्रॉन्स इधर ऐड होंगे, तो ये यहाँ हो गया 5 इलेक्ट्रॉन्स, माने +5 होगा ना, 5 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ 5 हुआ तो इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आंसर करेक्ट आ जाएगा। गॉट इट? ये से आपका आसानी से इक्वेशन निकल जाएगा। 1-2 सवाल घर के लिए लिख लीजिए जो आप घर से करके आएंगे, राइट 1-2 सवाल आप घर से करके आएंगे, उसके लिए लिख लीजिए। बैलेंसिंग करना है इन वॉटेवर जो पॉसिबल मीडियम दिया गया होगा, आपको या तो एसिडिक मीडियम देगा या फिर बेसिक मीडियम देगा, राइट। बैलेंस द फॉलोइंग आयनिक इक्वेशन, बैलेंस द फॉलोइंग आयनिक इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड and ion electron method. Balance the following equation by oxidation number method and ion electron method. मतलब सेम पांचों सवाल को आपको ऑक्सीडेशन नंबर से भी करना है और आयन इलेक्ट्रॉन से भी करना है। पहला सवाल, Zn plus NO3, Zn plus NO3 gives Zn2 plus NH4 plus, Zn plus NO3 gives Zn2 plus NH4 plus, NH4 plus, NH4 plus, NH4 plus, NH4 plus अमोनियम आयन। Zn क्या लिखा है, Zn plus NO3, Zn plus NO3 gives Zn2 plus NH4 plus। नेक्स्ट, ये बेसिक मीडियम में, ये किस में है, बेसिक मीडियम में। नेक्स्ट H2S प्लस MnO4 माइनस H2S प्लस MnO4 माइनस gives S सल्फर प्लस Mn2 प्लस वाटर एसिडिक मीडियम में। नेक्स्ट Cu प्लस NO3 माइनस प्लस H प्लस gives NO2 प्लस Cu2 प्लस, NO2 प्लस Cu2 प्लस एसिडिक मीडियम में। नेक्स्ट एंड द लास्ट MnO4 माइनस प्लस H2C2O4 gives Mn2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एसिडिक मीडियम में। मैं वापस एक बार चारों क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूं, एक बार चेक कर लीजिएगा। Zn प्लस NO2 gives Zn2 प्लस NH4 प्लस बेसिक मीडियम में, NO3 Zn प्लस NO3 gives Zn2 प्लस NH4 प्लस। नेक्स्ट
H2S plus MnO4 minus gives sulfur plus Mn2 plus water acidic medium में, copper plus NO3 minus plus H plus gives NO2 plus Cu2 plus acidic medium में, और MnO4 minus plus H2C2O4 gives Mn2 plus पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, ये 4 सवाल आप घर से करके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास को अटेंड करने के लिए।